गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। हम गुड इवनिंग। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन फूड टेक्नोलॉजी में किया है 2019 में। उसके उपरांत सर मैंने 2.5 साल कैपजेमिनी में एज ए सीनियर एनालिस्ट काम किया है। उसके पश्चात मैं सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी हॉबीज प्रोग्रेशन रनिंग और प्लेइंग बास्केटबॉल है, और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। अच्छा, पॉलिटिक्स। आप कहाँ से हैं सौरभ? सर मैं सासाराम रोहतास से हूँ सर। सासाराम रोहतास से। दो तीन ऐतिहासिक जगह बताइए तो सासाराम। सर शेर शाह का मकबरा एक बहुत ही हम्म। ऐतिहासिक जगह है, जहाँ पे शेर शाह का टूम्ब है। उसके अलावा सर हम्म। रोहतासगढ़ फोर्ट भी है, और वहाँ माँ चंडी स्थान भी है सर, जो कि एक ऐतिहासिक जगह भी है सर। ओके। शेरशाह सूरी के बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए। सर शेर शाह सूरी सूर डायनेस्टी से थे, और हम्म। इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए। जैसे कि सराय इन्होंने बनाया, रुपया सिस्टम इन्होंने लाया, जीटी रोड का निर्माण कराया, और इन्होंने बैटल्स भी लड़े और जीते भी। हुमायूं के साथ इनका जो कौन बैटल कौन से हुआ था। बैटल्स? एक दो बैटल का नाम बताइए। सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं डेफिनेटली इसके बारे में रिवाइज करूंगा। हाँ हाँ, ठीक है। आपका पॉलिटिकल साइंस है ऑप्शनल। जी सर। प्रियम्बल याद है? सर मैं कोशिश करूंगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम्म। सर एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, मुझे कीवर्ड्स याद हैं, बट मैं अच्छा, डेफिनेटली इसको। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में क्या अंतर है? सर डेमोक्रेटिक का मतलब है जहां पे जो इलेक्शंस हों वो डेमोक्रेटिक रूप से हों, और जो मतलब जो गवर्नमेंट है वो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करे, जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जहां पे। और रिपब्लिक का मतलब है जो जो हेड हो वो बाय द पीपल सिलेक्ट हुआ हो, और कोई मोनार्की या मोनार्कियल हेड नहीं हो। तो ये डिफरेंस है सर, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक और। एक फेमस कोटेशन भी है, कुछ याद है? यस सर, इट इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। किनके द्वारा दिया गया था ये अचीवमेंट? सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बी आर अम्बेडकर को भी इनके द्वारा बोला गया है सर, बट एग्जैक्ट क्रिएटर के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, अब्राहम लिंकन सर। जी सर, अब मुझे याद है। धन्यवाद सर। कौन थे अब्राहम लिंकन सर? सर अब्राहम लिंकन प्रधान, सॉरी सर, प्रेसिडेंट थे यूएस के सर। अच्छा, एक बार पार्लियामेंट का कार्यकाल 5 से 6 वर्षों का कर दिया गया था, कब? सर ऐसा हुआ जरूर था मुझे, बट मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है सर। मैं डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ूंगा। ओके। फिर बैक भी हुए थे ये पता ही है नहीं, 6 से 5 भी कर दिया गया था। किनकी गवर्नमेंट थी उस टाइम? सर सॉरी सर, मुझे अभी इसके बारे में आइडिया नहीं है सर। मैं इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ूंगा। एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़े हैं? जी सर, एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, और इसमें कई प्रावधान हैं जिसके तहत जो डिफेक्टिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको निष्कासित किया जाता है बेसिकली सर। क्या धरातल पे ये चीजें लागू हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ? सर प्रावधान अवश्य हैं, लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं। जैसे इसमें जो स्पीकर के हाथ में पावर दी गई है फॉर बीइंग द पर्सन टू डिसाइड द डिफेक्शन, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, और ये एक ये बहुत जो बड़ा एंटी चैलेंज है। बिहार में तो बहुत ऐसे केसेस देखे गए हैं कि किसी और पार्टी से जीतते हैं, फिर जीतने के बाद किसी और पार्टी में जाते हैं। तो फिर तो यहाँ तो ये रूल फॉलो हो नहीं रही है। फिर इसका क्या प्रावधान है? सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, बट इसके इसके चैलेंजेस के अंतर्गत ही ये चीजें हो रही हैं, जिनमें सर ये प्रावधान है कि अगर कोई डिफेक्ट कर रहा है तो उसको निष्कासित किया जाए, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है स्पीकर पे, और स्पीकर को कोई टाइम बाउंडेशन है नहीं। तो इसलिए भी सर इसका मिसयूज हो रहा है सर। ओके। पंचायती राज व्यवस्था आप पढ़े होंगे? जी सर।
सबसे पहली बार कहाँ लागू किया गया था? सर सबसे पहली बार यह राजस्थान में लागू गया था सर। राजस्थान में कहाँ एग्जैक्ट? सर एग्जैक्टली मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, बट राजस्थान में किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में कब लाया गया पंचायती राज को? सर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको लाया गया था, और उसके बाद ही सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हो गया कि पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए स्टेट में सर। इसके जनक कौन थे, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन बोल ले तो? सर पंचायती राज के जनक तो B.R. मेहता को कहा जा सकता है सर, लेकिन अभी एग्जैक्टली जनक के बारे में मुझे आइडिया नहीं है सर। मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा इसके बारे में। ठीक, ठीक। मैम। सौरभ, सर मैम। आपने ग्रेजुएशन फूड टेक्नोलॉजी से किया है, जी मैम। सो क्या क्या इसमें पढ़ा था आपने इस स्ट्रीम में? मैम फूड टेक्नोलॉजी में बेसिकली हमें ये सिखाया गया कि फूड प्रिजर्वेशन कैसे करना चाहिए, और पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमने पढ़ा कि तरह तरह की क्या डिफरेंट पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज यूज हो सकती हैं फॉर फूड प्रिजर्वेशन। एट द सेम टाइम मैम माइक्रोबियल स्पॉइलेज होने से कैसे बचाया जाए, इसके बारे में भी हमने पढ़ा मैम फूड टेक्नोलॉजी में। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स अभी बेसिकली इंडिया में जो भी कंपनीज हैं वो कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव यूज करती हैं? मैम बहुत सारी फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज होती हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट भी यूज होता है। मैम इन जनरल पार्लांस अगर हम देखें तो सॉल्टिंग टेक्निक्स भी यूज होती हैं, जो कि पिकल में सॉल्ट या फिर ऑयल का भी यूज होता है, विनेगर भी यूज होता है, और भी बहुत सारी मैम प्रोडक्ट्स हैं जो सोडियम एज का जो अ। आपने बताया द प्रिजर्वेटिव्स, इसमें एक रीसेंट स्टडी आई है कि सोडियम बेंजोनेट इज कॉजिंग द हेल्थ क्राइसिस, सो वो आपने पढ़ा है, इसके बारे में आपको जानकारी है? मैम एग्जैक्ट जानकारी नहीं है मैम इसके बारे में, मैं डेफिनेटली लेकिन पढ़ूंगा इसके इसका बारे क्या साइड इफेक्ट्स होता है? में। मैम एक तो कॉमन साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि जो इसका सोडियम बेंजोएट का एग्जैक्टली साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि ये कभी कभी फूड और स्टोमक अपसेट का रूप ले सकती है, और एग्जैक्टली मुझे मैम बहुत हद तक साइड इफेक्ट्स पता नहीं है, अभी मैं इसके ओके, बारे में तो पढ़ूंगा। फूड फूड सेफ्टी को रेगुलेशन कौन करता है, कौन सी बॉडी करती है? मैम FSSAI इन इंडिया रेगुलेट करती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड उनके चेयरमैन के कौन है? रेगुलेट। मैम चेयरमैन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा ओके, इसके तो बारे में। एफएसएसआई पे बहुत सारे लाइक एलिगेशंस लगते हैं रिगार्डिंग द फूड सेफ्टी रेगुलेशंस एंड जो भी हम देखते हैं यस पैकेजिंग मटेरियल्स के रूप में, तो उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? व्हाट वुड बी योर पोजीशन ऑन इट? मैम एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिटिंग और एट द सेम टाइम अवेयरनेस की ज़रूरत है। ऑडिटिंग के लिए अगर मोबाइल यूनिट्स हों जो कि रैंडम ऑडिटिंग करें, क्योंकि इन इंडिया बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी हैं जो बहुत हद तक जैसे मैम स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो जिनके फूड क्वालिटी के बारे में क्वेश्चन होता है, और एट द सेम टाइम मैम कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। FSSAI ने बहुत सारा ऐसा मैंडेट लेके आई है, जैसे ईट राइट कैंपेन हुआ, ओवर द फ्रंट पैकेजिंग हुआ, तो इन चीजों को ज्यादा से तो ज्यादा ये लागू ऑडिटिंग करना। कौन करेगा? ये ऑडिटिंग कौन करेगा मोबाइल से? मैम फूड इंस्पेक्टर्स को करना चाहिए मैम, फूड फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स को ऑफिसर्स करना एंड चाहिए। फूड इंस्पेक्टर्स को करना चाहिए मैम। यस मैम। ओके, सेकंड सेकंड सॉल्यूशन मैम जो आप बता रहे अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, जो मेरा सेकंड हैं। सोल्यूशन था मैम। तो उसके लिए अवेयरनेस मैम, रिगार्डिंग व्हाट? मैम कि क्या कंज्यूम कर रहा है एक कंज्यूमर, उसके बारे में मैम। लाइक बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस अभी FSSAI ने लाया है, जैसे कि मैम ईट राइट कैंपेन आया है, और ऑन द फ्रंट लेबलिंग आया है, जिसमें ये मैंडेटेड है कि हर प्रोडक्ट के सामने उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, उसमें कितना ट्रांस फैट यूज हुआ है, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए मैम। तो ज्यादा से अवेयरनेस ज्यादा। तो तब हो पाएगी ना जब बेसिक लिटरेसी भी हो। अवेयरनेस तो तब हो पाएगी जब बेसिक लिटरेसी भी हो, कि जो इंग्रेडिएंट्स की जानकारी हो, तभी तो आप उस चीज की अवेयरनेस फैला पाओगे ना। जब इंग्रेडिएंट्स हमें पता ही नहीं है कि लिखा क्या है,
एंड व्हाट इट मीन्स, तब वो उसका अवेयरनेस कैसे फैलाओगे आप? मैम इसकी अवेयरनेस मैम, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी अवेयरनेस लोगों को होना चाहिए मैम, थ्रू ओके। डू एडवर्टीजमेंट, यू थ्रू। आर यू अवेयर ऑफ ए यूट्यूब चैनल? एक यूट्यूब चैनल है जो फूड का लैब टेस्ट करती है। यस मैम, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, फूड ब्लॉगर है, फूड हेल्थ है, ऐसा यूट्यूब चैनल्स है जो नहीं, मैम ये। एक है जो सिर्फ लैब टेस्ट करती है और कुछ भी पोस्ट नहीं करती। डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लैब टेस्ट करते हैं और वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं। मैम उसके बारे में पता है, बट एग्जैक्टली नेम याद नहीं है मुझे। ओके, चलिए। कमिंग टू योर PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपने जैसे अभी सर आपसे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात कर रहे थे, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट देयर इज नो टाइम बाउंडेशन ऑन द स्पीकर टू गिव देयर यस मैम। डिसीजन ऑन एंटी डिफेक्शंस। सो आर यू श्योर यस। अबाउट इट? आपने इसको पढ़ा है पहले? यस मैम, ऐसा प्रावधान मेरे समझ से तो है, बट मैं दोबारा आर से यू एक बार चेक। अवेयर ऑफ आर यू अवेयर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मणिपुर के टाइम जो हुआ था? यस मैम, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया गया था जिसमें बोला गया था कि मतलब ऑन अ टाइम बाउंड मैनर होना चाहिए, और जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी बात की गई थी उसमें। तो उसमें कितना टाइम बाउंडेशन दिया गया था? मैनर होना चाहिए, ये तो प्रोविजन था ही, लेकिन उसमें टाइम भी दिया गया था। मैम एग्जैक्टली टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं डेफिनेटली चेक ओके, ठीक करूंगा। है, ठीक है, ओके। कमिंग टू द पार्ट फंडामेंटल राइट्स पे, तो हैव यू हर्ड ऑफ टर्म अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन? अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन मैम, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए ज्यादा अफर्मेटिव एक्शन करना, और एक तरह का अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है उनके लिए जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो। लाइक एग्जांपल, गिव मी एग्जांपल। लाइक स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, या स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर SC and ST कैटेगरीज। तो ये ओके। एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन हुआ, बट एट द सेम टाइम एक तरह का अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है फॉर कौन से अदर। आर्टिकल के तहत ये प्रो दिया गया है इंडियन सिटीजन को? इन विच आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स? मैम आर्टिकल 15 के अंदर भी ऐसा प्रावधान है, आर्टिकल 16 के अंदर भी ऐसा कुछ प्रावधान है, बट एग्जैक्ट सब क्लॉज मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ूंगा। ओके, आर्टिकल 14 क्या बोलती है? मैम आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बोलती है। एंड देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी। एक ब्रिटिश से लिया गया है, एक अमेरिकन से लिया गया। व्हाट आर दोज? मैम इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड equality before the law, and two unequal shouldn't be treated equally. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। Equal protection of law. Thank you ma'am. तो Yes. अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन किसके अंतर्गत आएगा? मैम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर आएगा। ओके, सो अभी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से रिलेटेड एक न्यूज बहुत चल रहा है अभी करंट में, तो इफ यू आर अवेयर ऑफ इट। मैम यूजीसी रेगुलेशंस के बारे में भी कहा जा रहा है। राइट। सो व्हाट इज द प्रोविजन देयर? क्या है उसमें, क्या प्रोविजन डाला गया है? मैम यूजीसी रेगुलेशन जो 2026 में आया है उसमें ये प्रोविजन डाला गया है कि स्पेशली SC ST एंड OBCs के लिए ही उसमें बात की गई है, उसमें जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं की गई है। तो एक तरह का तो ये क्या बातें अफर्मेटिव की गई हैं? क्या बातें की गई हैं? कि मैम इफ दे आर फेसिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन, दे एक कमिटी बनाई गई है इनसाइड द यूनिवर्सिटी टू रिपोर्ट देम, और फिर कमिटी का उस नाम पे क्या है वो? मैम हायर एजुकेशन कमिटी, जो जैसा कि मुझे याद आ रहा है मैम, बट Okay. एग्जैक्ट कमिटी का नाम एग्जैक्ट नहीं मुझे याद है, लेकिन हायर Okay. एजुकेशन। ठीक है। सो यूजीसी रूल में जो आप बोल रहे हैं, द टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इट हैज आल्सो डिफाइंड द टाइप ऑफ काइंड ऑफ एट्रोसिटीज दैट SC ST एंड OBC फेसेस। वो आपको पता है क्या क्या उसमें एडेड है? मैम नो मैम, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा ओके, है। तो अभी क्या क्या स्टेटस है ऑन द यूजीसी रूल्स? अभी क्या स्टेटस है? अभी तो मैम सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है, और उस पर कहा गया है कि उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, और अभी 2012 के जो रेगुलेशंस थे उसी को फॉलो करने के लिए बोला गया है।
एंड कौन सी पावर को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये हॉल्ट लगाया है? मैम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मुझे इसके बारे में पढ़ना होगा मैम। ओके, ठीक है। कमिंग टू, यू वर्क एज ए सीनियर एनालिस्ट इन विच कंपनी? मैम कैपजे बनाई। कैपजेजेमाई, ये कहाँ पर है, कहाँ पे बेस्ड है? मैम कैपजे बनाई इज अ फ्रेंच फर्म, और मेरा लोकेशन बैंगलोर था मैम। ओके, एंड बेसिकली क्या वर्क है इस कंपनी का? मैम ये बोथ सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग भी है एज वेल एज बिजनेस कंसल्टिंग भी है। मेरा वर्क प्रोफाइल सीनियर एनालिस्ट का था, जिसमें मुझे फुल स्टैक डेवलपर के रोल में रखा गया था मैम। फुल स्टैक डेवलपर फ्रॉम फ्रंट एंड और बैक एंड? मैम बेसिकली मेरा काम फ्रंट एंड का ही था, बट फुल ओके, स्टैक डेवलपर को दोनों चीज आना चाहिए मैम, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। फ्रंट एंड पे, तो फ्रंट एंड पे आपने किस पे काम किया था? मैम उस समय तो मैंने HTML CSS बूटस्ट्रैप पे भी काम किया था, और थोड़ा थोड़ा एंगुलर पे भी काम किया था। तो वेब यूआई बनाया था आपने? मैम बेसिकली मेरा काम शुरू में मेंटेनेंस का था, जिसमें जो भी फ्रंट एंड का जो एक बताइए, लाइक फ्रंट एंड में आपने क्या काम किया? यू वर्क ऑन द मोबाइल और फॉर यू वर्क फॉर द वेबसाइट, लाइक आपने मैम फॉर द HTML एंड वेबसाइट, CSS? ओके, फॉर द फॉर द वेबसाइट वेबसाइट। आपने। यस HTML का मैम, फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मैम। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड PHP? मैम PHP के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है मैम, मैं डेफिनेटली इसके बारे में तो पढ़ूंगा। आपने वेबसाइट बनाया तो PHP का यूज नहीं किया आपने? नो मैम, मैंने HTML CSS बूटस्ट्रैप का यूज़ किया था, CSS फॉर स्टाइलिंग एंड ओके, बूटस्ट्रैप फॉर। यस मैम। ठीक है। योर टॉप 5 प्रेफरेंसेस दैट यू आर मैम अप्लाइंग मेरा फॉर? फर्स्ट प्रेफरेंस है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसके बाद बिहार पुलिस सर्विसेज, उसके बाद स्टैक है मैम, उसके बाद मैम बिहार एजुकेशन सर्विसेज, और लास्ट में सब रजिस्ट्रार। ओके, सो यू हैव पुट सब रजिस्ट्रार इन टॉप 5, व्हाई सो? और भी सारे पोस्ट हैं। मैम सब रजिस्ट्रार भी बहुत अच्छा पोस्ट है, बट मुझे लगता है कि मेरी जो क्वालिटीज़ हैं वो BAS के लिए ज़्यादा अलाइंड हैं। क्या करता है सब रजिस्ट्रार? वर्क प्रोफाइल क्या है सब रजिस्ट्रार का? मैम सब रजिस्ट्रार बेसिकली जो भी मुझे आइडिया है, वो जो रजिस्ट्री ऑफिस होती है, जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं लैंड के या मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए काम करते हैं मैम। ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक सौरभ जी, यू। यस सर। हम आपको थोड़ा सा ले चलते हैं। मैम जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे, जो यूजीसी को लेकर आपने बात किया था, जी अब सर। बताइए कि समानता की जो बात है संविधान में कहाँ कहाँ की गई है? पार्डन सर। जो इक्वलिटी है, जी राइट सर। टू इक्वलिटी या समानता की बात जो है वो कहाँ कहाँ संविधान में की गई है? सर अनुच्छेद 14 में की गई है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। और आर्टिकल 15 और 16 में भी बात है इसका, लेकिन उसमें ग्राउंड्स दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे ही डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। और प्रियम्बल में नहीं है क्या? जी सर, प्रियम्बल में भी है सर, और DPSP में भी है। अच्छा, अभी आपने जिक्र कर रहा था आर्टिकल 15 और 16 का, और यूजीसी का जो है इसमें एक रिजर्वेशन को लेकर भी है, तो वो किस आर्टिकल सर से जुड़ा हुआ है? सर सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया सर आपको। यूजीसी को लेकर जो आपने बात कर रही थी, तो उसमें एक रिजर्वेशन का भी इशू था, वो किस आर्टिकल में है? सर इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है अभी, मैं डेफिनेटली सर इसके बारे में पढ़ूंगा सर। ओके, तो एक ईडब्ल्यूएस के लिए आया था, यस सर। कौन सा था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सर। कब आया था? सर सॉरी सर, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज्ड हूँ अभी, 2019 या 2020 में आया था। ठीक है, अब सासाराम से आते हैं, और सबसे पहले तो हम जानेंगे, चूंकि सर ने आपसे पूछा था तो आपने सराय का जिक्र किया था, जी सर। तो सराय और किला में क्या अंतर होता है?
सर सराय वो स्थल होता है जब कोई पर्यटक या इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो उस बीच में उस सराय में रुककर वो थोड़ा देर विश्राम कर सकता है। और किला तो अ, सर किला बेसिकली वैसा प्लेस होता है जहां पे राजा खुद रहते हैं और वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है। तो लाल किला का नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस है। जी सर। उसके बारे में थोड़ा बताएं, उसके इतिहास को। सर लाल किला के इतिहास के बारे में अभी तो मुझे याद नहीं आ पा रहा है, मैं डेफिनेटली सर पढ़ूंगा इसके बारे में। रोहतास की सीमा किससे लगती है? सर कैमूर से लगती है और इधर औरंगाबाद से लगती है सर। और यूपी से, झारखंड से? सर झारखंड से लगती है सर, और एक तरफ यूपी से भी लगती है। यूपी से भी लगती है। ठीक है, अभी आपका ऑप्शनल है PSIR, और अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 से संबंधित कुछ हालिया जजमेंट आया है। 2-3 जजमेंट की बात की जा रही है। आप बता सकते हैं कि कौन-कौन सा है अभी? आर्टिकल 21 से रिलेटेड सर अभी तो मुझे याद नहीं आ पा रहा है, मैं डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ूंगा सर। उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। खास करके लड़कियों और महिलाओं के जो मेनोपॉज़ होते हैं, उसको लेकर बात की गई है। सॉरी सर, अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में, मेरी नॉलेज कम है इस बारे में सर। और 21 में अभी व्हाट्सएप का एक चल रहा है ना, कि इंड टू इंड एन्क्रिप्शन को लेकर। यस सर। ये इसका जानते हैं क्या है? सर इंक्रिप्शन को लेके ये चल रहा है कि व्हाट्सएप का ये कहना है कि जब जो गाइडलाइंस दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा कि फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में आपको बताना है, एल्स आपका जो सेफ हेवन का स्टेटस है वो खारिज कर दिया जाएगा। तो इस पे व्हाट्सएप का ये कहना है कि जो हमारे मैसेजेस होते हैं वो इंक्रिप्टेड होते हैं, और उस केस में अगर इंक्रिप्शन को मतलब इंक्रिप्शन एंड टू एंड होता है, तो अगर उसको तोड़ा जाए तो ये राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट होगा। अच्छा, उसी से संबंधित एक केस था, पुट्टा सामे केस। यस सर, केएस पुट्टासामी भाई, जजमेंट था सर। हाँ, बताइए तो क्या था ये? सर उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थ्री थ्री लेवल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट दिया गया था। जो भी राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे होगा। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है या फिर उस प्रोपोर्शन का कोई चीज है जिसके लिए प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट होना चाहिए, तब उस बेसिस पे ही इन्फ्रिंजमेंट होगा, एंड इट शुड बी मैंडेटेड बाय द कोर्ट्स। ओके, न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है आज का? जी सर। बताइए 1-2 न्यूज़। सर आज एक एक महत्वपूर्ण न्यूज तो ये आई है कि सर इंडो यूएस डील के बाद आज जो फिना सॉरी सर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो अपने काउंटर पार्ट से मिले हैं, श्रीमान रूबियो से मिले हैं जो यूएस के द्वारा यहाँ पे आए हैं। और एट द सेम टाइम सर अभी आज एक दुखद दुखद घटना भी सामने आई है जिसमें 3 लड़कियों ने कूदकर जान दे दी है गाजियाबाद में, जो कि शो करता है द काइंड ऑफ एक तरह का पुअर पेरेंटिंग नेचर, एट द सेम टाइम द यूज ऑफ सोशल मीडिया दीज डेज। अच्छा, इंडिया यूएस की आपने बात की ट्रेड डील को लेकर, उसमें एक टर्म आया था, बाय अमेरिकन पॉलिसी। पार्डन सर? बाय अमेरिकन पॉलिसी। बाई अमेरिकन पॉलिसी, सॉरी सर, इसके बारे में मुझे तो आइडिया नहीं है सर, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में। उसमें आप देखे होंगे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। जी सर। जी सर। क्या है ये मागा? सर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये स्लोगन श्री डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया है। इसमें उनका कहना है कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है इन टर्म्स ऑफ उनकी जो पॉलिसी बेसिकली है वो एक कैपिटलिस्ट आउटलुक पॉलिसी है, जिसमें वो एक इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं अमेरिका का, और ज्यादा से ज्यादा जो सुविधाएं और योजनाएं हैं वो अमेरिकन के लाभ के लिए ही हो, इसके बारे में उनका ज्यादा कहना है सर। अच्छा, तो अमेरिका जो अभी टैरिफ लगाया था इंडिया पे, उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था? सर चूंकि इंडिया के तरफ ही ये
जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस है वो इंडिया की तरफ ही टिल्टेड था, जो कि हमारा 100 बिलियन के अप्रॉक्स जो ट्रेड है यूएस के साथ। बट आफ्टर जो टैरिफ लगाया गया उससे बहुत सारे जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे और इंपोर्ट्स हो रहे थे वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो गए, और उसके चलते सर शेयर मार्केट में भी काफी गिरावट दिखने को मिली, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो थे और एफडीआई जो लोग यहाँ पे निवेश करे हुए थे उन्होंने पुल आउट किया, और उसके चलते हमने काफी गिरावट भी देखी है मार्केट में। एट द सेम अभी टाइम सर अभी इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें तो कोई जी सर। इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यहाँ तक कि पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है। गुड्स और सर्विसेज में तो इंक्रीज ही हो गया था। जी सर, क्योंकि ये स्मॉल इम्पैक्ट था, बट इससे पहले भी इंडिया ने बहुत सारी माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे जीएसटी 2.0 लेकर आया है इंडिया, जिससे इंडियन इंडियन कंजम्पशन बढ़ा, और जिससे कि ग्रोथ पैरामीटर्स और ग्रोथ जो इंडिकेटर्स हैं वो अराउंड 7% दिखाया गया है सर, दोनों इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में। ओके, इंडिया का भी इकोनॉमिक सर्वे आया है, जी सर। और खास करके आप देखेंगे मखाना का डेटा आया है कि मखाना प्रोडक्शन जो है वो बिहार में भारत में सबसे ज़्यादा होता है। जी सर। कितना है वो डेटा परसेंटेज में? सर अराउंड 85 to 90% प्रोडक्शन ऑफ मखाना बिहार में ही होता है सर। और लीची का? सर एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, बट बिहार इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मखाना, लीची एंड मशरूम एज वेल सर, जो तो बिहार इकोनॉमिक सरकार सर्वे। मखाना उत्पादन और इसके मार्केटिंग के लिए इतना क्यों जोर दे रही है? सर इसलिए भी जोर दिया जा रहा है क्योंकि बिहार में 85 to 90% प्रोडक्शन है, लेकिन लार्जेस्ट इंपोर्टर पंजाब है। तो हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग को अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलेगा तो इसके चलते जो आउट माइग्रेशन हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट इशू है बिहार में स्पेसिफिकली, और एट द सेम टाइम सर यूथ इन अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला है एट इंडिया लेवल, विच इज होवरिंग अराउंड 10 to 11%। तो उसके लिए भी एक इम्पेटस मिलेगा सर, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है सर। अच्छा, एक बेसिक सवाल बताइए। हो सकता है कि थोड़ा लीक से हट के हो, लेकिन हमको लगता है कि आप ही के कॉन्टेक्स्ट हुआ। सब्जी का जैसे उत्पादन होता है, जी सर। लेकिन उत्पादन से भंडारण तक का क्या प्रोसेस है? सर सब्जी से के उत्पादन के बाद सर उसका हार्वेस्टिंग होता है, हार्वेस्टिंग के बाद वो मंडीज में जाती हैं, मंडीज में वो या तो स्टोरेज फैसिलिटीज में होती हैं अगर उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, या नहीं अवेलेबल हो तो वो मार्केट्स में फिर बिकती हैं, और फिर वहां से वो डिफरेंट अलग स्मॉलर स्केल में जाती हैं सर, होलसेल से स्मॉलर स्केल में जाती हैं। तो यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अराउंड 18% भी कहा जा रहा है कि है, क्योंकि ये पेरिशेबल है। और बिहार में स्पेसिफिकली सर हॉर्टिकल्चर में 230 लाख टन्स का प्रोडक्शन है। फूड प्रोडक्ट आजकल देख रहे हैं कि खाद्य पदार्थ में मिलावट कर दिया जा रहा है, जी सर। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर इसके लिए प्रोड्यूसर भी रिस्पॉन्सिबल है, एट द सेम टाइम सर मुझे लगता है कि अथॉरिटीज भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और एट द सेम टाइम कंज्यूमर भी रिस्पॉन्सिबल है सर। सबसे पहले तो फूड जो जो फूड उत्पादक है सर, उसको लॉ के अंदर स्पेसिफिकली फसाई रूल्स के अंदर पिनलाइज करने का और ऑडिटिंग ज्यादा से ज्यादा करने का प्रोविजन जो ऑलरेडी है उसको ज्यादा से ज्यादा लागू करने का कोशिश करना चाहिए। एट द सेम टाइम सर ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या कॉमन फूड एडल्टरेंट्स हैं और कहाँ ज्यादा से ज्यादा फूड एडल्टरेशन अच्छा, हो सकता है। एक बात बताइए, खाद्य पदार्थ में इतना मिलावट है और सारे लोग तो इतने सक्षम है नहीं कि उसके एक एक कंपोनेंट को पढ़ें, और जी कंपनियां सर। तो बड़े बड़े विज्ञापन में उसको दिखाती है। जी सर। तो जिसको आप बड़े बड़े विज्ञापन में दिखा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि उसकी मार्केटिंग ज्यादा होगी। जी सर। फिर आप कंज्यूमर को कैसे बोल रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि जागरूकता अब धीरे धीरे बढ़ रही है सर। बहुत सारे कैंपेन्स आ रहे हैं, जैसे जागो ग्राहक जागो का ही कैंपेन है, ईट राइट कैंपेन है, तो उस बेसिस में क्या कर रहा हूं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा सर यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है इसका सर। जैसे कि
जो स्टेट फूड कॉरपोरेशन है या स्टेट फसाई काउंटर पार्ट है, उसको ज्यादा से ज्यादा इस चीज का टेस्टिंग करना चाहिए सर। फूड इंस्पेक्टर्स ज्यादा से ज्यादा इस चीज को टेस्ट करें, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की ज्यादा से ज्यादा मतलब नियुक्ति हो सर इसके लिए स्पेशली। तो नियुक्ति तो होती है, वहां जाते हैं, उनसे पैसा लेके फिर उनको छोड़ दिया जाता है। सर ये सप्लाई तो इंस्पेक्टर सर या फूड इंस्पेक्टर का आपने देखा है रोल क्या होता है? वो जाते हैं, पैसा लेते हैं, फिर मामला वहीं रफा दफा है। सर ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि सर जो ये इंटीग्रिटी का इशू है, ये ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन में डिजिटलाइजेशन अगर इस टाइप का हो, जैसे डिजिटल डैशबोर्ड हो और एट द सेम टाइम रेगुलर ऑडिटिंग हो, जिसका जो डेटा है वो डिजिटल डैशबोर्ड्स पे शो हो, तो मेरे को लगता है कि ये ऑन द लार्जर स्केल इस टाइप का प्रॉब्लम को हम कर्व कर सकते हैं सर। सारे लोग हैं डिजिटली एक्सेस, सबको मिला हुआ है। सर सबको तो मिला नहीं हुआ है, लेकिन सर अगर डिजिटल डैशबोर्ड्स ऐसे होंगे तो लोगों में भी जागरूकता आएगी। ठीक है, लास्ट वन आप बताइए, कभी 16 फाइनेंस कमीशन आया है, जी सर। कौन से आर्टिकल से है ये जुड़ा हुआ? सर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर। और जो पंचायती राज है, उसमें कहाँ इसका जिक्र किया गया है? आर्टिकल 243 में इसका जिक्र है स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का, बट एग्जैक्ट मुझे सब क्लॉज याद नहीं आता रहा है सर अभी। बहुत- ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू। आपका इंटरव्यू जो है ओवर होता है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो सौरभ, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? मैम कुछ छोटी छोटी चीजें याद नहीं आ पा रही है, जैसे आर्टिकल में भूल गया, 15 16 तो ब्लंडर हो जाएगा अगर मैं भूल जाऊंगा वहां तो। थोड़ा थोड़ा अच्छा। सब क्लॉज भी याद करना होगा भी, मतलब जो हम्म। मुझे लगता है कि छोटी डेटा और ये सब चीजें इनके बारे में। कब है वैसे आपका इंटरव्यू? मैम 13 को ही है। 13 फेब को है। यस तो मैम। आपके पास टाइम तो अब नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक 1 वीक है। तो यस मैम। ऑब्वियसली आपको कुछ ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। आप में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ठीक है। एंड द कंटेंट भी आपका बेस अच्छा क्लियर है। ऑब्वियसली कुछ कुछ जो फैक्चुअल हैं, जैसे प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएससी हो गया, वो आपके टंग पे होने चाहिए। ऑलराइट। यस। जैसे गवर्नर का भी इशू चल रहा है बहुत ज्यादा, तो यस। उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है वो आपके टंग पे होने चाहिए। कमिंग टू आज पीढ़ी कि हर बारी सर, आज सबसे उस महिला मेरा स्टार्ट कर रही। आवाज आ रही है? हाँ। सो कमिंग टू कि कुछ कुछ सजेशंस है मेरे। जैसे जैसे बेसिक है कि बोर्ड मेंबर्स नहीं चाहेंगे कि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पे आप उन्हें बोलें कि मैं एक बार पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा। तो 1 वीक है आपके पास, उसमें आप जितना अपने PSIR को ब्रश अप कर लीजिए, सही रहेगा। कमिंग टू योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लाइक फूड टेक्नोलॉजी, तो जैसे मैंने फूड प्रिजर्वेटिव्स आपसे पूछा था, तो बहुत सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो आपने एक नाम दिया, फिर यू डायरेक्टली वेंट अहेड विथ द टेक्निक्स, जो सॉर्ट वाला टेक्निक्स था। तो उसमें यस आपको मैम। फूड प्रिजर्वेटिव्स थोड़ा और बताना चाहिए था, 2 3, क्योंकि आपने वहीं से किया है एंड यू हैव मोस्टली रेड अबाउट इट। ठीक है। यस मैम। FSSI का कब फाउंडेशन हुआ और कौन चेयरपर्सन है उसके, ये सब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी आप जैसे ही बोलेंगे, इट यस कम्स टू द फूड प्रिजर्वेशन एट ऑल। ठीक है। मैम। कमिंग टू लाइक UGC रूल पे आपका अच्छा पकड़ था। एंड जैसे आपने न्यूज पूछा सर ने कि आपने कौन सा न्यूज पढ़ा, तो उस पे भी आपने अच्छे से क्लैरिटी रखा। एंड फ्रॉम योर कॉन्फिडेंस इट वाज रिफ्लेक्टिंग कि उस पे और भी क्वेश्चंस ग्रिल होता, तो आप आपका कंटेंट उस पे वेल प्रिपेयर्ड था। ऑलराइट। तो ओवरऑल मुझे आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है, द कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो वेरी नाइस। पोस्ट प्रेफरेंस आप अच्छे से देख लीजिएगा, लाइक पूरा प्रोमोशनल हायरार्की देख लीजिएगा। लाइक फॉर एग्जांपल BPS है, तो BPS का प्रोमोशनल हायरार्की हम लोग एवब वाला देखते हैं, तो नीचे वाला भी आपको देख लेना है कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जो भी ASI बनते हैं, SI बनते हैं, तो वो भी यस मैम। देख लेना है, क्योंकि मैंने सुना है कुछ लोगों से कि वो भी पूछ रहे हैं वो।
तो ओवरऑल मुझे तो आपका इंटरव्यू अच्छा लगा। आई डोंट थिंक कि कोई मेजर एरिया है जहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। इस एक वीक के लिए आपको करंट अफेयर्स कंटिन्यू करना है, क्योंकि इधर बहुत हाईलाइटेड टॉपिक्स आ रहे हैं न्यूज में, जो कि यस मैम। आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी PSIR का पॉलिटी सेक्शन का आई वुड से जो भी फैक्चुअल आर्टिकल्स है, जैसे सर ने आपसे प्रियम्बल पूछा था, तो वो बिल्कुल आपके टंग पे होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ आप यस एक ही बार में उसको अच्छे से क्लियर बोल दो पाओ। बाकी मैम, एवरीथिंग याद इज था लेकिन मैं मतलब मैंने सोचा कि कहीं गड़बड़ हो जाएगी तो बहुत ब्लंडर हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा उसको ओके स्किप। आज। हाँ हाँ ठीक है, ओके। आपको ऐसा लग रहा है इधर रिवाइज कर लीजिएगा उसको, यस मैम, यस मैम, आर्टिकल्स याद। प्रीएम्बल वगैरह रिवाइज कर लीजिए। बाकी देयर इज नो सच मेजर इशू, ठीक है सर। यस, थैंक यू मैम। हाँ, सौरभ मैम तो ऑलरेडी सारा कुछ बता ही दिए कि ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, ज़्यादा कुछ मेजर इशू है नहीं। हाँ, एक चीज़ जैसे हम पूछ रहे थे कि एंटी डिफेक्शन लॉ अपना है, तो डायरेक्ट आप बताने लगते थे, तो पहले सुनना ही था, पहले एक लाइन में बोलना हाँ सर पढ़े हैं, फिर जब जी आगे सर। क्वेश्चन रेज हो तब उसका आंसर। जैसे प्रियम्बल के बारे में तो आप डायरेक्ट जैसे ही हम पूछते थे, वैसे ही आप बोलना शुरू कर देते थे, आपने यस देखा होगा, और है ना? यस। तो हाँ या ना में आंसर देना, फिर उसके आगे हमें पूछना होगा, तो फिर क्वेश्चंस पूछेंगे या बोर्ड मेंबर को पूछना होगा तो वो पूछेंगे, ठीक है। बाद जी बाकी सर। मैम सारा चीज बता ही दी, अच्छा जाएगा इंटरव्यू, ठीक, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, कंटेंट पे थोड़ा बहुत काम कर लिए, खास करके पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि आपका यस। ऑप्शनल है, ठीक है। जी सर। बाद बाकी अच्छा जाएगा, ऑल द बेस्ट सौरभ। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल सर। द बेस्ट सर। थैंक यू मैम, ऑल थैंक द यू मैम। बेस्ट। सर कुछ बोल अभी सर। सर आर्टिकल 21 अभी थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा अभी चर्चा में है, और जी मेजर सर। अभी 2-3 जजमेंट आया है, जी सर। और सर अभी एक एक आया था। एक एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना था सर। सर एक्चुअली लाइक वो अगर पूछते हैं मुझसे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, तो 2.5 साल तो मैंने नौकरी की है, उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो सर मैं यूपीएससी में भी मैंने इंटरव्यू दिया है, यूपीएससी का भी 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया है। तो ये चीज़ बताना वहाँ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं बताना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं जरूर बताना चाहिए। तो आप लोगों का क्यों नहीं सर बताना एक्सपीरियंस। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहिए, ठीक है। सिविल सर्विस के एग्जाम यूपीएससी हो बीपीएससी हो कॉमनली, तो लोग बहुत सा, ऐसा थोड़ी है कि हम एक ही एग्जाम देंगे पढ़ के, ऐसा तो कुछ नहीं है लोग कि हम कहते हैं कि बीपीएससी दे निगेटिव रहे हैं। थोड़ा हाँ, जाता है कि तैयारी ही कर रहा बिल्कुल है। बिल्कुल निगेटिव नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आप यूपीएससी दे रहे हैं और वहाँ इंटरव्यू वगैरह दिए, ये सब बहुत अच्छी बात है, ये इसका आपकी तो यस। रिजिलियंस क्वालिटी दिखाएगा ये, कि आपने जी 2 बार मैम। इंटरव्यू दिया, इवन यू आर लाइक कंटिन्यू इन द रेस, आप बीपीएससी में स्विच कर गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड यूपीएससी का अगर आप दोगे तो इट ऑल्सो शोज योर क्वालिटी, कि किस टाइप के आप स्टूडेंट रहे हो, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू रीच यूपीएससी इंटरव्यू, ठीक है। तो यस मैम। बिल्कुल बताइए, एंड की जी। मतलब जब आप ऑनेस्ट आंसर रखेंगे ना, तो आपके फेस पे वो दिखता है। अगर आप कुछ भी उसमें मिलावट करेंगे, दे विल बी एबल टू पिक इट कि हाँ ये झूठ बोल रहा है। तो जितना यस जहाँ मैम। पे ऑनेस्टी रख सकते हैं रखिए, और दिस विल वर्क इन योर फेवर, तो इसको यस बताइए। मैम, थैंक यू मैम। श्योर। ठीक ठीक, ओके सर, ठीक, ऑल थैंक द यू सर। बेस्ट।